आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द सोल इन अकॉर्डेंस विद वर्च्यू, यानी जो प्रसन्नता है वो व्यक्ति की आत्मा के सद्गुणों के अनुकूल आचरण है। डिस्कस देयर रिलेशनशिप बिटवीन वर्च्यू, कंडक्ट एंड हैप्पीनेस, यानी कि लोक सेवा के संदर्भ में सद्गुण, आचरण और प्रसन्नता के मध्य हमें जो संबंध हैं, इनके मध्य जो संबंध है उनकी विवेचना करनी है, यानी कि डिस्कस करना है। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो देखो, एरिस्टोटल का जो ये स्टेटमेंट है ये प्रिंसिपल ऑफ यूडेमोनिया या फिर अल्टीमेट हैप्पीनेस पे बेस्ड है। और पब्लिक सर्विस के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक पर्सनल हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन ये इनर सेटिस्फैक्शन और साथ ही साथ में जब इंसान को अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करके एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करता है तो उससे जो हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, तो आप इसको बताओगे कि लोक सेवा के संदर्भ में यह केवल व्यक्तिगत खुशी नहीं होती है, लेकिन जब इंसान अपनी ड्यूटी का पालन करता है, कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उससे मिलने वाली जो आत्मिक संतुष्टि होती है और साथ ही साथ में सार्वजनिक कल्याण का यानी जन कल्याण का जो भाव होता है वो डेवलप होता है। साथ ही साथ में अब हम मेन बॉडी की बात करेंगे। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस जो है एक इमोशन नहीं है, कोई भी क्षणिक इमोशन नहीं है, लेकिन जब आप कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करते हो सद्गुणों का, वर्चूज़ का, तो उसी का रिज़ल्ट होता है हैप्पीनेस। ठीक है, पब्लिक सर्विस में हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक साइकिल होता है। अब बताएंगे कैसे। अब वर्च्यू द फाउंडेशन ऑफ इनर स्ट्रेंथ, यानी सद्गुण आंतरिक शक्ति का आधार। तो पब्लिक सर्विस में वर्च्यू का मतलब क्या होगा? सद्गुण जो है, अगर हम पब्लिक सर्विस के कंटेक्स्ट में बात करें तो वैल्यूज़ जैसे कि इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, करेज, एम्पथी यानी सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, साहस और सहानुभूति, ये सब पब्लिक सर्विस के अंदर वर्च्यूज़ होते हैं। और एरिस्टोटल के अगर हम गोल्डन मीन की बात करें तो वर्च्यू जो होगा दो एक्सट्रीम के बीच में बैलेंस को बोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए करेज, करेज जो है वो वर्च्यू है कायरता और दुस्साहस के बीच का। ठीक है, when these virtues become ingrained in a public servant they form their moral character। जब किसी लोक सेवक के भीतर ये सद्गुण आ जाते हैं तो उसे उसका नैतिक चरित्र बोला जाता है, मॉरल कैरेक्टर बोला जाता है। फिर हम कंडक्ट की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल एक्सप्रेशंस ऑफ वर्च्यूज, यानी सद्गुणों की क्रियात्मक अभिव्यक्ति। जो आपके अंदर सद्गुण है, आप कैसे उसको अपने एक्शंस में जो है इनकलकेट कर रहे हो, वो चीज़ कंडक्ट हो जाएगी। तो आइडियाज़ हैव नो वैल्यू अनलेस दे आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। ठीक है, जब अब तक उसको आप एक्शन में नहीं ट्रांसलेट करते। तो एरिस्टोटल ने बोला भी था वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, यानी कि हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। जब एक ऑफिसर इम्पार्शलिटी मेंटेन रखता है अपने कंडक्ट में, उसके ऊपर कितना भी प्रेशर यानी दबाव हो, कितना भी प्रलोभन उसे दिया जाए, टेम्पटेशन दिया जाए, ठीक है, तो वो जो है लाइफ में सद्गुणों को लेके आती हैं वो चीज़ें। और पब्लिक सर्विस में हम ये भी बात रखेंगे कि सिर्फ पब्लिक सर्विस इज़ नॉट जस्ट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, बट पुटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस के कंटेक्स्ट में कंडक्ट जो है सिर्फ रूल्स से अबाइड करना नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रैक्टिस में लाना होता है। उसके बाद हम हैप्पीनेस की बात करते हैं। ये जो हैप्पीनेस है ये रिवॉर्ड होता है एक्सीलेंट कंडक्ट का। जब आपका कंडक्ट इतना अच्छा रहेगा तो उससे जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो आपकी हैप्पीनेस होगी। ठीक है,
यहाँ पे हैप्पीनेस का मतलब सेंसरी प्लेजर नहीं है, ठीक है। प्लेजर बहुत तरह के होते हैं, आपने एथिक्स में पढ़ा होगा, तो ये सेंसरी प्लेजर नहीं है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन वाला प्लेजर होता है, ठीक है। जब कोई भी पब्लिक सर्विस हो कोई भी पब्लिक सर्वेंट होता है, वो एक्ट करता है अपने सद्गुणों के हिसाब से, अपनी वर्च्यूज़ के अकॉर्डेंस में, तो उनको एक आंतरिक मॉरल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको एक नैतिक संतुष्टि मिलती है, ठीक है। और यह जो हैप्पीनेस होती है, ठीक है, ये कहाँ से आती है? जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर दिया है समाज में, ठीक है। फिर एग्ज़ाम्पल के लिए आप दे सकते हो कि कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, उनको जो है संतुष्टि किस चीज़ से मिलेगी? जब वो एक किसी भी रिमोट विलेज में, ठीक है, रिमोट विलेज यानी कि गांव में, पिछड़े गांव में वो जाके वाटर फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है, तो उनको उससे खुशी मिलेगी। मतलब ऐसे कोई भी आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो। और उसके बाद ये रेफ़र कर देना कि एरिस्टोटल भी इसी को हैप्पीनेस मानते थे। उसके बाद एनालिसिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। सबसे पहला पॉइंट, अब हमें बताना है लोक सेवा में के संदर्भ में विवेचना हम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आत्मा के अनुकूल कार्य, यानी कि एक्शंस इन अकॉर्डेंस विद सोल। तो देखो, जो पब्लिक सर्वेंट होता है ना, उसके पास ऑनेस्टी का सद्गुण यानी ईमानदारी का होता है, लेकिन कई बार ये एक्ट करता है अनएथिकली भी कर देता है। और हाल ही में जो जो एग्जांपल आए ना अनएथिकल प्रैक्टिसेस के, वो आप मेंशन करना है इसमें, ठीक है। अंडर द प्रेशर ऑफ करप्ट सिस्टम दे कैन नेवर बी ट्रूली हैप्पी। करप्ट सिस्टम के प्रेशर में आके करप्ट सिस्टम के प्रेशर में आके कभी भी वो ट्रूली हैप्पी नहीं हो सकते। और ये मैं थोड़ा स्लो साउंड कर रही होंगी, थोड़ा मुझे फीवर है, तो इसलिए आप उसको अवॉइड करना। तो जो सोल होता है और जो उनके एक्शंस होते हैं, उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, उसकी वजह से उनको मेंटल स्ट्रेस या एथिकल स्ट्रेस भी होता है। इसीलिए इंटरनल वैल्यूज़ और एक्सटर्नल एक्शंस के बीच में हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली इंटीग्रिटी वाला पॉइंट यहाँ पे आता है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके स्पीच हैं, जो आपके एक्शंस हैं, तीनों के बीच में सामंजस्यता अगर होगी, ठीक है, अगर एक म्यूचुअल एग्जिस्टेंस होगा, तो आप अपने सोल के अकॉर्डेंस में ही एक्शन लोगे, ठीक है। फिर है पब्लिक वेलफेयर एज अल्टीमेट ब्लिस। तो पब्लिक सर्विस में अल्टीमेट ब्लिस यानी परम आनंद तब प्राप्त होता है जब पर्सनल जो वैल्यूज़ हैं पब्लिक सर्वेंट की, वो पब्लिक इंटरेस्ट से अलाइंड हो। सबसे मेन चीज़, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपको पब्लिक डीलिंग, एक छोटा एग्ज़ाम्पल है कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट अगर पब्लिक वेलफेयर है कि मैं लोगों की मदद करूं, मैं लोगों से बात करूं, उनकी समस्याएं सुनूं, ठीक है, और वो पब्लिक इंटरेस्ट भी है आपका क्योंकि वो काम भी आपका है, ठीक है, तो ये जो है सबसे एक कहते हैं ना कि ऐसे में आपको परम आनंद की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है, कि आप वही कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो मैन है वो पॉलिटिकल एनिमल है, और उसकी जो हैप्पीनेस है वो सोसाइटी के वेलबींग में ही होगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग सी पार्ट है, थर्ड पॉइंट। तो हैप्पीनेस जो है ये कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन ये अचीवमेंट होता है, ठीक है। हैप्पीनेस ऐसा नहीं है कि कोई किसी को दे सकता है, ये अचीवमेंट होता है, आप उसको अचीव करते हो हैप्पीनेस को। पब्लिक सर्वेंट ग्रेजुअली अपने जो वर्चूज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, अपने सद्गुणों को शक्ति देते जाते हैं, छोटे छोटे हर दिन आम दिनों के एथिकल डिसीजंस लेके, एथिकल कंडक्ट करके, ठीक है। और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली उनको मेंटल पीस मिलता है, उनको खुशी मिलती है। चैलेंजेस भी आएंगे,
कि अगर जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपने वर्च्यू पे बेस्ड डिसीजन लेना चाहता है तो उसकी समस्याएं हैं, उसमें चुनौतियां तो आएंगी। तो कौन कौन सी चुनौती है कि एरिस्टोटल का जो पाथ है ये पाथ ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट के लिए ये जो पाथ है ये बहुत चैलेंजिंग बन जाता है। कैसे बन जाता है? सबसे पहला, सिस्टमिक इनर्शिया एंड अनएथिकल प्रेशर। देखो, प्रेशर यानी दबाव इतना ज़्यादा होता है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर कि वो चाह के भी अपने सद्गुणों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या वर्च्यू बेस्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि अक्सर करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो स्टेटस को पे चलता है, मतलब जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, यानी कि यथास्थितिवाद इसे बोला जाता है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट का जो पर्सनल वर्च्यू है वो चेंज और इंटीग्रिटी, मतलब वो चेंज डिमांड करता है, ठीक है, और वो इंटीग्रिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहता है, फिर भी उनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा मिलता है, प्रेशर इतना बढ़ता है, और जो उनके सुपीरियर्स अगर करप्ट होते हैं तो उनके सामने मॉरल डायलेमा आके खड़ा हो जाता है। उनके पास चैलेंज होता है कि भाई क्या हम अपनी आंतरिक जो खुशी है, आंतरिक आनंद है, उसको चुनें, ठीक है, अपना जो कंसाइंस है, कंसाइंस की आवाज़ है, वॉइस ऑफ कंसाइंस, उसको फॉलो करें, या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यानी कि हमारी अगर हमने अपना अंदर का वॉइस ऑफ कंसाइंस नहीं सुना तो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को चुने या फिर इनर हैप्पीनेस को चुने। इसके बीच में उनके पास एक मॉरल डायलेमा खड़ा हो जाता है। दूसरा पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द गोल्डन मीन, ठीक है। तो इसमें चैलेंज क्या आता है कि जो एरिस्टोटल है उनके अकॉर्डिंग वर्च्यू एक बैलेंस होता है दो एक्सट्रीम के बीच में, इसे मध्यम मार्ग बोला जाता है। तो लेकिन रियल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन होते हैं ये जो उसमें ये जो बैलेंस होता है ये एक्सट्रीमली इल्यूसिव होता है, ठीक है। यानी कि ये जो आप बैलेंस की बात कर रहे हो ये प्रॉपर इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके अंदर कि एक ऑफिसर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो अप्रोप्रिएट जस्टिस फाइंड कर पाए, ठीक है, और वो उसको बैलेंस कर पाए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और एक्सेसिव लीनियंसी के बीच में। तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा मिडल पाथ क्या है। तो इससे क्या होगा, उनके जो कंडक्ट होंगे वो फ्लॉड हो जाते हैं, उससे उनकी जो इनर हैप्पीनेस होती है वो हिंडर हो जाती है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड यूडेमोनिया। तो इसमें क्या है कि तत्कालिक सुख बनाम स्थायी आनंद का संघर्ष उनको झेलना पड़ता है। अब उसमें चैलेंज क्या होगा कि मटेरियलिस्टिक एज में हैप्पीनेस जो है अक्सर करके वेल्थ, पावर और लग्जरी से एसोसिएटेड होती है। एनालिसिस का क्या है कि चैलेंज फॉर अ पब्लिक सर्वेंट इज़ हाउ टू रजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मटीरियल प्लेजर, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट के लिए चैलेंज होता है कि कैसे वो जो प्रलोभन है उसका विरोध करे, है ना, मतलब शॉर्ट टर्म मटेरियल प्लेजर का विरोध करे वो, ठीक है, जो उसको अनएथिकल कंडक्ट से मिल रहा है, और अपना लॉन्ग टर्म इनर पीस जो है उसके साथ चले वो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ में लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर आप ये सब वर्च्यूज़ फॉलो करना चाहते हो और आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी कमी है, तो आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, आप नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे अपने सद्गुणों का, ठीक है। और अत्यधिक जो भावुकता होती है, एंगर होता है, ये आपका जो कंडक्ट है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा। इम्पैक्ट इसका क्या होगा, जब आपका कंडक्ट रैशनल नहीं होगा तो ये एरिस्टोटल्स के वर्च्यू के
कैटेगरी से बाहर लाई करेगा, जिससे आपको गिल्ट का अनुभव होगा, यानी कि गिल्ट होगा, और पब्लिक सर्वेंट अंदर से ये महसूस करेगा कि मैं अपने जो सद्गुण हैं मैं उनके हिसाब से एक्ट नहीं कर पाया, और ये जो गिल्ट होता है ये हैप्पीनेस का एनिमी होता है। उसके बाद आप कंक्लूड करोगे इतना समझाने के बाद, इसके अंदर आप एग्जांपल्स भी डाल सकते हो बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट से ही रिलेटेड। ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स का एग्जांपल डालिए जिन्होंने सद्गुणों के हिसाब से एक्ट किया, ठीक है। ये दुर्गा शक्ति नागपाल हो गई, ठीक है। तो इन लोगों का एग्जांपल लिखो और उनको इनर हैप्पीनेस मिली है, ठीक है। अशोक खेमका हो गए, ठीक है। और फिर आपको दूसरी साइड उनके एग्जाम्पल लिखने हैं जिन्होंने अपनी जो वर्च्यूज़ हैं उसके साथ उसके अकॉर्डेंस में काम नहीं किया, कंडक्ट नहीं किया, और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ठीक है। तो और हाल ही के करंट के एग्जांपल्स ज़्यादा यूज़ करना बेटर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पॉलिटिकल एटीट्यूड, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ऑल्सो एनालाइज द रोल and importance of political attitudes and ideologies in determining ethics in politics। ठीक है, तो इसमें आप कैसे स्टार्ट करोगे कि देखो पॉलिटिकल एटीट्यूड बोला जाता है जब कोई पर्सन है, ठीक है, उसका जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है या फिर उसका इंक्लाइनेशन जो है पॉलिटिकल इवेंट या इंस्टीट्यूशंस की तरफ है, यानी कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं या मुद्दों के प्रति मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया या झुकाव है, तो यानी कि उसके पास पॉलिटिकल एटीट्यूड है, ठीक है। दूसरे साइड में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जब ऑर्गेनाइज सेट ऑफ आइडियाज़, बिलीव्स और प्रिंसिपल होते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी और गवर्नमेंट को किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए। तो पॉलिटिकल आइडिया तो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद यह आएगा कि डिफरेंस बता दो पॉलिटिकल एटीट्यूड और आइडियोलॉजी के बीच में। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शंस और पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है, इसको डिवाइड किया है। और सबसे पहले नेचर देख लेते हैं। अब इसका टैबुलर फॉर्म बनाना है, ठीक है ना, वो इसमें बन नहीं पाया है। तो इट इज़ साइकोलॉजिकल एंड इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, ठीक है। जो पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है उसके बारे में बात हो रही है कि ये क्या होता है कि ये व्यक्तिगत होता है, हर किसी का अलग होता है, ठीक है। हर किसी की पर्सनल पसंद नापसंद पे बेस्ड होता है। और इट इज़ थ्योरेटिकल एंड कलेक्टिव इन नेचर, यानी कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है वो दूसरी साइड क्या होती है, थ्योरेटिकल होती है, सैद्धांतिक और सामूहिक होती, कलेक्टिव होती है, ठीक है। कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड फिलॉसफी होती है जिस पे वो बेस्ड होती है। फिर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो रिलेटिवली फ्लूइड है ये और कैन चेंज विद न्यू एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल, रिजिड और कोडिफाइड होता है लॉन्ग पीरियड तक। उसके बाद हम स्कोप की बात करेंगे, यानी कि एक्सटेंट की। तो इट कैन बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर इशू, एग्जाम्पल वंस स्टैंड्स ऑन अ स्पेसिफिक रिजर्वेशन पॉलिसी, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव विजन, ठीक है, और अ होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एग्जाम्पल सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उसका कॉम्प्रिहेंसिव विजन होता है। एटीट्यूड जो है पर्टिकुलर इशू से स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और पॉलिटिकल एटीट्यूड कई बार चेंज हो जाता है, बट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है स्टेबल है और कोडिफाइड है, ठीक है। उसके बाद रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स, क्या क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है एथिक्स का या नैतिकता का राजनीति में, ठीक है। तो राजनीति में उचित और अनुचित, यानी कि राइट और रॉन्ग, ठीक है, ये
इस चीज़ का जो निर्णय होता है उचित और अनुचित का, ये अक्सर जो है दृष्टिकोण और विचारधाराओं के अंतर संबंध से ही होता है। यानी कि पर्सपेक्टिव और आइडियोलॉजीज का क्या रिलेशन है। पहला, फाउंडेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने का आधार। तो आइडियोलॉजी जो होती है ना, वो एक मॉरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, कोई ऐसा अगर राजनेता है, ठीक है, जिसकी आइडियोलॉजी गांधीयन है, जो गांधीवादी विचारधारा से बिलोंग करता है, तो वो प्योरिटी ऑफ मीन्स में मानेगा। ठीक है, हमने वो क्वेश्चन किया भी था मीन्स और एंड वाला। तो वो मीन्स को, यानी कि जो साधन है उसको साध्य से ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। ठीक है, और ये उसकी मोरालिटी का बेसिस भी बनेगा। पर्सपेक्टिव में क्या है, देखो पर्सपेक्टिव क्या करता है, ये प्रैक्टिकल एथिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। अगर कोई भी पॉलिटिशियन है और उसका टॉलरेंट पर्सपेक्टिव है, यानी कि वो सहनशील है, ठीक है, सहनशील है, तो उसमें क्या होगा कि वो कंसीडर करेगा कि वो सामने वाले के जो व्यूज़ हैं उसकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका पर्सपेक्टिव का पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट पे आओगे, पब्लिक पॉलिसी एंड जस्टिस। आइडियोलॉजी डिटरमाइन करती है नेचर ऑफ जस्टिस। ठीक है, एग्जाम्पल, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में इकोनॉमिक इक्वालिटी को एथिकल माना जाता है। ठीक है, आइडियोलॉजी भी कई बार नेचर ऑफ जस्टिस बताती है, क्योंकि जो जस्टिस का पैमाना मार्क्सवादियों के लिए है, गांधीवादियों के लिए है, नारीवादियों के लिए है, ये तीनों में सेम नहीं है। ठीक है, बहुत अंतर है। तो एक रिलेटिव कंसेप्ट बन जाता है। इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी प्रशासन को सेंसिटिव बनाता है। ठीक है, और रिजिड भी बना देता है, जिससे जो एथिक्स है वो जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में मददगार साबित होता है। फिर एथिकल गाइडेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। देखो, आइडियोलॉजी ना एक मॉरल कंपास की तरह एक्ट करती है जब भी डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है तो पब्लिक सर्वेंट्स के पास एक करेज आती है, करेज का वर्च्यू, ठीक है, कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए खड़े रहेंगे, बजाय कितना भी प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, इम्प्लीकेशन फॉर पब्लिक सर्विस। ठीक है, जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है उसका इन्फ्लुएंस और आइडियोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है पब्लिक सर्विस में, ये पर्सनल नहीं है सिर्फ, ये इंस्टीट्यूशनल भी है, संस्थागत भी है, व्यक्तिगत के साथ साथ। और इसके जो मेन इम्प्लीकेशंस है वो क्या है, सबसे पहला, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी वर्सेस आइडियोलॉजिकल लीन। इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा कि देखो, मतलब राजनीतिक तटस्थता बनाम वैचारिक झुकाव। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन इसका होगा कि देखो, कोई एक आइडियल पब्लिक सर्वेंट जो होगा उसको हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, उसको हमेशा तटस्थ होना चाहिए। ठीक है, उनकी जो पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, चाहे वह समाजवाद में विश्वास रखें या राइट विंग से बिलोंग करते हों, उसको कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनके जो प्रशासनिक ऑफिशियल डिसीजंस होते हैं उसमें। ठीक है, चैलेंज क्या है इसका, इफ़ अ पब्लिक सर्वेंट्स पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इज ओवरली सिंपैथेटिक टू द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, अगर बहुत ज़्यादा झुकाव होगा किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रति, तो वो ऑब्जेक्टिविटी को लूज़ कर देंगे पॉलिसी मेकिंग में। उनकी जो पॉलिसी मेकिंग होगी वो सब्जेक्टिव बन जाएगी। ठीक है, कि उनको क्या लगता है, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करेंगे। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देखो, एक जो पब्लिक सर्वेंट होगा, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ एक ही होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होगा, भारत का संविधान। ठीक है,
और जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की आइडियोलॉजी में, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और उनके जो पर्सनल एथिकल पर्सपेक्टिव हैं पब्लिक सर्वेंट्स के, उसमें तो हमेशा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, यानी संवैधानिक नैतिकता का ही मार्ग चुनना जो है बेटर रहता है, चुनना ही चाहिए। ठीक है। इम्पॉर्टेंस दिस इंश्योर्स दैट वाइल गवर्नमेंट्स में चेंज, ठीक है, ये सुनिश्चित करता है कि सरकारें भले भले ही बदल जाएं, लेकिन जो कॉन्टिन्यूटी है सर्विस की स्टेट के अंदर, और जो जस्टिस है, जो न्याय की अवधारणा है, उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है रिस्क ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। एनालिसिस क्या है इसका? देखो, कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो रूलिंग पार्टी की ही आइडियोलॉजी से कमिटेड हो जाते हैं। ठीक है। संविधान से ऊपर वो रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी को रखते हैं, और यहाँ पे वो अपने एसेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। इम्पैक्ट क्या है इससे? दिस प्रमोट्स पार्टीसनशिप, यानी कि पक्षपात को यहाँ से बढ़ावा मिलेगा। यहीं से आप भाई भतीजवाद में भी बढ़ावा देखेंगे। और ये क्या करता है कि फंडामेंटल वैल्यूज़ जो हैं पब्लिक सर्विस के, जैसे इम्पार्शियलिटी, ठीक है, इसका भी पतन करता है। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके ये हैं कि पब्लिक सर्वेंट जो है, इसका पब्लिक सर्वेंट का अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है और वो डेमोक्रेटिक है और कल्याणकारी है ना, गरीबों के हित में है, तो वो एक नए नए जो है इनोवेशन लेके आएंगे ताकि वो अंत्योदय यानी अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट के गोल को अचीव कर पाएँ, चाहे सरकार किसी की भी हो। ठीक है, को आइडियोलॉजी के रिगार्डलेस होकर। एग्जाम्पल के लिए आप स्वच्छ भारत अभियान की बात कर सकते हैं, जल शक्ति मिशन की। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितना पॉजिटिव और प्रोएक्टिव अप्रोच है ऑफिशियल्स की, ठीक है, पॉलिटिकल गोल्स को लेकर। फिर आप कंक्लूजन पे आओगे कि देखो, आप बताओगे कि एथिक्स जो है पॉलिटिक्स के अंदर, ये रूल्स से ड्रिवन नहीं होता, लेकिन आइडियोलॉजी की जो प्योरिटी है उससे भी ड्रिवन होता है, और जो आपके पर्सपेक्टिव का आपका जो ब्रेड्थ है उससे भी ये ड्रिवन होता है। जो आइडियोलॉजी है ये हमारा गोल को सेट करता है, और जो पर्सपेक्टिव है हमारा वो डिफाइन करता है कि हमारा जो प्रोसेस है, यानी जो जर्नी है, वो कितना एथिकल होगी। ठीक है, और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक अगर हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो कामना है वो हम करते हैं, तो हमें आइडियोलॉजी में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। साथ ही साथ में पर्सपेक्टिव हमारा इंक्लूसिव होगा, यानी समावेशी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन डील करोगे। क्वेश्चन थर्ड, इंडिविजुअल एथिकल पर्सपेक्टिव गिव डायमेंशन टू कलेक्टिव सोशल कॉन्शियसनेस, यानी कि जो व्यक्तिगत नैतिक दृष्टिकोण है, ठीक है, तो प्लेटो का स्टेटमेंट था कि स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट भी ऐसे कर सकते हो आप कि इंडिविजुअल से मिलके ही स्टेट का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए इंडिविजुअल की जो एथिकल पर्सपेक्टिव है उसकी सिग्निफिकेंस स्टेट की जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं और स्टेट का जो लोगों के प्रति जो रवैया है उसको शेप करने में बहुत मददगार साबित होता है। ठीक है, तो हमें पब्लिक सर्विस के कंटेक्स्ट में हमें इस पे कमेंट करना है। तो इंट्रोडक्शन है कि देखो, एथिक्स के अंदर ऐसा बिलीव किया जाता है कि सोसाइटी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी नहीं है, लेकिन थॉट और कंडक्ट का रिफ्लेक्शन है,
कि इंडिविजुअल्स के जो थॉट्स हैं और जो उनका कंडक्ट है, ठीक है। तो और जो इंडिविजुअल्स के एथिकल पर्सपेक्टिव होते हैं, यानी व्यक्तिगत नैतिक दृष्टिकोण होता है, ये सम होता है इंडिविजुअल के कंसाइंस का, वैल्यूज़ का और उनके कैरेक्टर का। यानी कि जो एक व्यक्ति के अंतःकरण मूल्यों और चरित्र का योग होता है, ठीक है। और इसके आगे हम ये देखते हैं, मेन बॉडी पे चलते हैं। बिल्डिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। सबसे पहला पॉइंट है रोल मॉडल्स एंड द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जब पब्लिक सर्वेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है इंटीग्रिटी, ठीक है, और करेज अपने व्यक्तिगत लेवल पर, तो वो क्या करता है, बेसिकली सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड ही तो सेट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप टी.एन. सेशन का एग्जाम्पल देखो और यहाँ पे लिखना कि पर्सनल एथिकल रिगर्स जो है इन्होंने अपनी, वो इंडियन इलेक्टोरेट और सोसाइटी को अवेयर करने में कि इलेक्शंस फेयर हो सकते हैं, उन्होंने कितने अच्छे से उस चीज़ को यूज़ किया। और इनका जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव था, ठीक है, उसने ट्रांसफॉर्म किया, क्लीन इलेक्शंस बनाए, ठीक है, और कलेक्टिव सोशल डिमांड में इसको ट्रांसफॉर्म किया। फिर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, यानी कि जो पर्सनल एथिक्स है पब्लिक सर्विस में, ये फाउंडेशन होता है, ठीक है, ये नींव होती है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स की। साथ ही में अगर किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो एथिकल है, तो डिपार्टमेंट ग्रेजुअली डेवलप कर लेता है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि नहीं यार, करप्शन के प्रति जो है ज़ीरो टॉलरेंस है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। फिर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स मार्जिनलाइज पीपल। जब भी जो पब्लिक सर्वेंट है ना, उसकी जो पर्सनल क्वालिटी है, मान लीजिए एम्पैथी की, ठीक है, वो एम्पैथेटिक होता है लोगों से, ठीक है, तो वो उसकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी दिखता है, ठीक है। इससे सोशल कॉन्शियसनेस जो है कंपैशन की वो बढ़ जाती है, और इक्वालिटी जो है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को सोसाइटी के अंदर वो इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एथिक्स इन पब्लिक सर्विस। देखो, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, ठीक है। जब कोई भी डिसीजन एथिकली लिया जाएगा पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो वो एक दो को नहीं, लेकिन मिलियंस ऑफ लोगों को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, है ना, और साथ ही साथ में बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट। तो ऑफिशियल अगर एथिकली एक्ट करेंगे तो पब्लिक का ट्रस्ट भी बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कल्चर, ठीक है, एथिकल कल्चर का डेवलपमेंट होगा, और उससे क्या होगा, जैसे इंडिविजुअल जो एथिक्स है, यानी कि व्यक्तिगत लेवल पर, ये संस्थागत एथिकल कल्चर का जो है वो बैकबोन तो है ही, और एक ऑनेस्ट ऑफिसर जो है वो ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देता है जहाँ पे ऑनेस्टी को एनकरेज किया जाता है और करप्शन को डिस्करेज किया जाता है, ठीक है, और इंक्लूसिव और जस्ट गवर्नेंस भी हम इंश्योर कर पाते हैं, ठीक है। फिर है एथिकल लीडरशिप। एथिकल लीडरशिप इंस्पायर करती है टीम को, ठीक है, एक्शंस के थ्रू, और इंश्योर करती है कि डिसीजन जो है पब्लिक गुड में लिए जा रहे हों, बजाय पर्सनल इंटरेस्ट से ड्रिवन होने के, ठीक है। फिर इसके कुछ चैलेंज और लिमिटेशंस भी हैं। देखो, ये पाथ जो है वो आसान नहीं है, इजी नहीं है, तो एक डीप कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिविजुअल एथिक्स और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। और फर्स्ट पॉइंट है एथिकल डायलेमा एंड सोशल रेजिस्टेंस। तो जब पब्लिक सर्वेंट जो है उसका पर्सनल मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्लैश हो जाता है ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव कॉन्शियसनेस से, तो एक बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, यानी कि टकराव होता है। चैलेंज, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सबरीमाला टेम्पल एंट्री का मुद्दा आया, या फिर हम LGBTQ का इम्प्लीमेंटेशन, राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो ऑफिशियल्स को बैलेंस करना होगा अपने पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स को, रिलीजियस कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी को, ठीक है। फिर है सिस्टमिक इनर्शिया। अक्सर करके इंडिविजुअल का जो एथिक्स होता है वो वहाँ छोटा पड़ जाता है जहाँ पे करप्ट सिस्टम जो है हावी हो जाता है। इसे कहते हैं बर्नआउट सिंड्रोम, जहाँ पर एक ऑनेस्ट ऑफिसर जो है वो डिसइल्यूजन हो जाता है, और
या तो वो सिस्टम के आगे सरेंडर कर देता है, ठीक है, या फिर उसको सफ़र करना पड़ता है। फिर है थर्ड पॉइंट हमारा सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी। तो जो लिमिटेशन होता है ये जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो पर्सनल एथिक्स होते हैं यानी कि व्यक्तिगत नैतिकता होती है, कभी कभी ये ओवर एंथुजियाज़म में बदल जाती है, ठीक है, अति उत्साहित इंसान हो जाता है। तो अगर कोई ऑफिसर है वो स्टार्ट कर रहा है अपनी पर्सनल मॉरल वैल्यूज़ को लॉ के ऊपर रखना, तो ये कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव टायरनी बन जाती है यानी कि प्रशासकीय निरंकुशता बन जाता है, ठीक है। और पब्लिक सर्विस में जो है पर्सनल पर्सपेक्टिव जो है हमेशा नीचे आने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के, ठीक है। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम बता देंगे कि देखो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है हमेशा हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देगा, ठीक है। उसके बाद अब कंक्लूड करेंगे कि देखो गांधी जी के अकॉर्डिंग, गांधी जी ने बोला था कि वह परिवर्तन स्वयं बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, यानी कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस पर्सनल एथिक्स आर सीड, ठीक है, पर्सनल एथिक्स बीज हैं, ठीक है, जिससे एक बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ जो है उससे बन जाएगा, ठीक है। और बरगद का पेड़ किस चीज़ का, गुड गवर्नेंस और सोशल जस्टिस इस पे ग्रो करेंगे, ठीक है। और जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं पब्लिक सर्वेंट की वही डिटरमाइन करती हैं डायरेक्शन और कंडीशन किसी भी समाज की, ठीक है, जिससे एक एथिकल सोसाइटी का निर्माण होता है। फिर आप क्वेश्चन 4 पे आएंगे कि एटीट्यूड इज़ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, हाउ कैन अ सूटेबल एटीट्यूड बी डेवलप्ड फॉर अ पब्लिक सर्वेंट। तो देखो इसमें आप एटीट्यूड की बात करोगे तो सबसे पहले आप बता दोगे कि देखो किसी सर्टेन वे में अगर हम सोचते हैं फील करते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हमारा एटीट्यूड है, और ये इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्स को कि किसी भी एक परिस्थिति में वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसको शेप करता है। ऐसे आपको इंट्रोड्यूस करना है। फिर आप मेन बॉडी पे आओगे कि देखो एटीट्यूड का जो रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो एटीट्यूड जो होता है ये पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस का की डिटर्मिनेंट होता है कि आपको किस एक्सटेंट तक सक्सेस मिल सकती है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना ये माइंडसेट को ग्रो करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच भी बढ़ जाती है, ठीक है, किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर या फिर चैलेंजेस को लेकर। इससे क्या होता है कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनता है जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो होती है और कैरियर एडवांसमेंट होता है और आपको ओवरऑल सफलता प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए आप एपीजे अब्दुल कलाम का डाल सकते हो कि उनका कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था एजुकेशन की तरफ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके, और उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, ठीक है, उसी की वजह से वो इतने हम्बल बैकग्राउंड से आए लेकिन एक एमिनेंट साइंटिस्ट बने और साथ ही साथ में देश के राष्ट्रपति भी, ठीक है। फिर है लीडरशिप। तो एटीट्यूड जो होता है एक क्रूशल क्वालिटी होती है, ठीक है, एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है इफ़ेक्टिव लीडरशिप में। अगर आप प्रभावी नेतृत्व करना चाहते हैं तो उसमें आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। लीडर्स विद अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव एटीट्यूड कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स, ठीक है, वो दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी का, ठीक है, महात्मा गांधी का उदाहरण देंगे हम कि भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में यानी स्वतंत्रता आंदोलन में हमने देखा कि कैसे उनका जो कमिटमेंट है नॉन वायलेंस की तरफ, परजीवरेंस और जस्टिस की तरफ किस हद तक था, यानी कि उनका जो एटीट्यूड था वो वैसे ही शेप्ड था। और इस एटीट्यूड ने जो है मिलियंस ऑफ इंडियंस को, भारतीयों को, इवन वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब उनकी एक अलग छवि बनाई और साथ ही साथ में पीसफुली हम जो है भारत में कॉलोनियल रूल को रेजिस्ट कर पाए, ठीक है, और इंडिपेंडेंस को अचीव किया। फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड जो है कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो उसके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा।
और वो किस तरीके से वो दूसरों से इंटरेक्ट करता है उस पर भी करेगा। तो एक फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड जो है होना ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि सोशल रिलेशनशिप्स में हार्मनी बनी रहती है और एम्पैथी को भी बढ़ावा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप मदर टेरेसा का एग्जाम्पल दो कि नोबल लॉरेट थी ये, ठीक है, और इनको इनके सेल्फलेस सर्विस के लिए जाना जाता है। गरीब और पिछड़ा और दबे कुचले वर्गों के लिए इन्होंने कितना किया, ठीक है, और उससे उनका जो कंपैशनेट एटीट्यूड है वो एग्जाम्प्लीफाइड हुआ, ठीक है, और न जाने कितनों की ज़िंदगियों को इन्होंने इंस्पायर किया। फिर है अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। तो एटीट्यूड जो होता है ये इन्फ्लुएंस करता है किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी को कि वो कैसे अडेप्ट कर रहा है अलग अलग चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड से रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, और नए चैलेंजेस को एम्ब्रेस करने की क्वालिटी आती है इंसान के अंदर, ठीक है। और इससे क्या होता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी उसका विकास होता है। एग्जाम्पल के लिए आप इंडियन एथलीट जैसे मिल्खा सिंह है उनका बता सकते हो। उनको फ्लाइंग सिख जाना जाता है, कितने चैलेंजेस आए उनकी लाइफ में, ठीक है, फिर भी वो मतलब फूल की तरह खिले, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करता है हाउ इंडिविजुअल्स परसीव एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। इससे भी पता चलता है कोई भी अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो उसमें आप संकट के समय में आपका जो एटीट्यूड है वही शेप करता है कि आप प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हो, कौन सी अप्रोच लेके आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। एक प्रोएक्टिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड अगर होगा तो उससे इनोवेशन और क्रिएटिव थिंकिंग भी बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए वर्गीस कुरियन की बात कर सकते हैं, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर आप डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ पब्लिक सर्वेंट। तो हम बताएंगे कि किस तरीके से राइट एटीट्यूड का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर हम लोक सेवक बनना चाहते हैं। सबसे पहले एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो पब्लिक सर्वेंट को हमेशा एथिक्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इंटीग्रिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने एक्शंस में और जो भी वो निर्णय ले रहे हैं उसमें। साथ ही साथ में एथिकल प्रिंसिपल से एडहेर करके पारदर्शिता को बनाए रखना, साथ ही साथ में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो सर्विस है उसके लिए कमिटेड होना। एग्जाम्पल के लिए के विजय कुमार आईपीएस ऑफिसर, इनको जाना जाता है इनकी इंटीग्रिटी के लिए और एथिकल कंडक्ट के लिए। जो जब ये डायरेक्टर थे सीआरपीएफ के, उन्होंने दिखाया, उन्होंने बहुत से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को लीड किया, ठीक है। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेटिवनेस। तो पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू अडॉप्ट अडेप्टेबल एंड इनोवेटिव अप्रोच, ठीक है, उनकी होनी चाहिए अगर वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अरुणा सुंदराजन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, उन्होंने एज ए सेक्रेटरी सर्व किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इन्होंने प्ले किया एक क्रूशियल रोल। इन्होंने डिजिटल इनोवेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, ठीक है, डिजिटल इंडिया की तरह इनिशिएटिव्स जो हैं, ठीक है, और हमारी गवर्नेंस को भी ट्रांसफॉर्म किया। फिर लीडरशिप एंड टीम वर्क। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं इनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो कैसी होती हैं, और साथ ही साथ में टीम वर्क को भी फॉस्टर करना चाहिए। और ये जो है इससे क्या होता है ना, ये लोग मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपनी टीम को, तो कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं, जिससे एक इन्वायरमेंट बनता है जहाँ पे कलेक्टिव सक्सेस इंश्योर हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए रघुराम राजन, एन इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर गवर्नर आरबीआई के, ठीक है, इनकी जो लीडरशिप है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है, वो दुनिया से छुपी नहीं हुई है। और इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है चैलेंजिंग टाइम्स में भी, ठीक है, उसको अप्रिशिएट किया गया, ठीक है, और उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत से स्टेप्स लिए। फिर आप कंक्लूड करोगे कि देखो राइट एटीट्यूड का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ में पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो
क्वालिटीज़ जैसे कि एम्पैथी हो गया, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, उसको इंटरनलाइज करें, ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर पाएँ एट देयर बेस्ट, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा कि वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे समाज में, ठीक है। और उसके बाद हम वेन डायर के एक स्टेटमेंट से ख़त्म करेंगे आंसर को कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग सो चूज़ अ गुड वन, ठीक है। तो दृष्टिकोण ही सब कुछ है, इसलिए एक अच्छा दृष्टिकोण चुनें। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस डिस्कस।